एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी की कविता झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता की रचना की है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में कहती हैं कि अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण भारत के राज परिवार, राजा और महाराजाओं में खलबली मच गई थी। वे सभी अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचारों के कारण क्रोधित हो गए थे। उस समय ऐसा लगने लगा था जैसे कि बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई हो, क्योंकि अब सभी अपनी खोई हुई आज़ादी की कीमत को समझ गए थे। सभी ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का निश्चय कर लिया था। सन 1857 में फिर से उत्साह और उमंग की तलवार एक बार पुनः चमक उठी थी। जो अब तक म्यानों में बंद पड़ी तलवारें थी, अब उनमें चमक आ गई थी, क्योंकि राजा जो लोग थे वो सक्रिय हो गए थे। अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए अब तैयारी में जुट गए थे। बुंदेलखंड के लोक गायकों हर बोलों के मुंह से हमने झांसी की मर्दानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी, जो कि मर्दों का वेश धारण करके अंग्रेजों से युद्ध लड़ी थी। फिरंगी अर्थात अंग्रेजी शासक। तो भारतीय राजा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को अब तैयार हो गए थे। निरंतर पराधीनता भोगने वाले दुर्बल भारतीयों में भी अब जवानों जैसा जोश उमड़ रहा था। सभी भारतीयों ने निश्चय कर लिया था कि वे अंग्रेजों को अब भारत से बाहर निकालकर ही दम लेंगे। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह कहानी बुंदेलखंड के निवासियों और लोक कथाएं गा गाकर सुनाने वाले हर बोलों से ही सुनी थी। सबने अपनी स्वतंत्रता की कीमत अब पहचान ली थी। इसी का कारण था कि अब राजा लोग जो हैं वो सक्रिय हो गए थे, फिरंगियों को दूर करने के लिए तैयार हो गए थे। आगे हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में कहती हैं कि वह अर्थात रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब अर्थात कानपुर के नाना धुंधुपंत की मुंहबोली बहन थी। उनके बचपन का नाम छबीली था। नाना उन्हें स्नेह से छबीली कहकर बुलाते थे। उनका नाम वास्तविक नाम तो लक्ष्मीबाई था और वह अपने पिता मोरोपंत की एकमात्र संतान थी। वह बचपन में नाना के साथ ही पढ़ती थी और खेलती भी थी। उनकी सखियां बर्छी ढाल कृपाण और कटार थी, क्योंकि सहेलियों के साथ ही खेला जाता है और लक्ष्मीबाई हमेशा शस्त्रों के साथ ही खेलती थी, तो वे उनकी क्या हो गई, सहेलियां हो गई। तो उनकी सहेलियों में कौन कौन थी? बर्छी ढाल कृपाण और कटार, ये सब रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी। उन्हें शिवाजी की शौर्य गाथाएं जुबानी याद थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में कहती हैं कि उनकी अर्थात रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां हमने कहाँ से सुनी? हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से उस कहानियों को सुना था। वह पुरुषों की भांति अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़ी थी। नाना लक्ष्मीबाई को छबीले नाम से बुलाते थे। बर्छी ढाल कृपाण और कटार आदि शस्त्र उनकी सहेलियों के समान थे। लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की कहानियां जुबानी याद थी। रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। आगे हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़।
महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में कहती हैं कि लक्ष्मीबाई को देखकर यह समझ में नहीं आता था कि वह कौन थी, लक्ष्मी कहें या दुर्गा। इतनी वीरता, लक्ष्मी और दुर्गा के समान, या अपने आप में कोई वीरता की ही अवतार थी। उनकी तलवारों के वारों को देखकर मराठे बहुत प्रसन्न हो उठते थे। उनका प्रसिद्ध जो उनका प्रिय खेल थे वो थे नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, सेना को घेरना, किले को तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र के लोगों की आराध्य देवी भवानी उनकी भी आराध्य थी, अर्थात वे देवी की पूजा करते थे, भवानी की। कवित्री कहती हैं कि लक्ष्मीबाई का बचपन शौर्यपूर्ण कार्यों से परिपूर्ण था। वे कहती हैं कि उनके बचपन की शौर्य गाथाएं उन्होंने बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी थी। वह मर्दों के अर्थात पुरुषों के समान लड़ने वाली एक वीरांगना थी। कवित्री ने रानी की लक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी और वीरता के अवतार के रूप में एक कल्पना की है। मराठों को रानी द्वारा किए गए तलवारों के प्रहारों को देखकर बहुत प्रसन्नता होती थी। रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, सेना को घेरना और नकली किलों पर कब्जा कर लेना। आगे हैं, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, सिर से मिली भवानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और झांसी के राजा गंगाधर राव का विवाह ऐसा लग रहा था मानो वीरता की प्रतीक लक्ष्मीबाई की वैभव अर्थात धन ऐश्वर्य से संपन्न झांसी के राजा गंगाधर राव से सगाई हो रही है। विवाह के पश्चात लक्ष्मीबाई झांसी में रानी बनकर आ गई। उनके आते ही झांसी में चारों ओर शुभकामनाओं के गीत बजने लगे, गाने चलने लगे, सब जगह खुशियां छा गई, हर्ष छा गया। ऐसा लगता था मानो झांसी के वीर योद्धाओं की गौरव गाथाएं चली आ रही हो। रानी का झांसी के राजा से मिलन, विवाह होना भी ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और शिव से पार्वती का मिलन हो गया हो, अर्थात जैसे चित्रा का अर्जुन से और शिव का पार्वती से विवाह हो रहा हो, वैसा ही लग रहा था गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति अंग्रेजों से लड़ी थी। कवित्री ने वीरता के साथ वैभव की सगाई के समान बताया है। लक्ष्मीबाई के रानी बनकर झांसी आने पर राजमहल में बधाइयां बजी, झांसी में खुशियां छा गई, चारों ओर हर्ष छा गया। कवित्री ने लक्ष्मीबाई और झांसी के राजा का मिलन चित्रा से अर्जुन व शिव से पार्वती के मिलन के समान ही बताया है। आगे का जो पद्यांश है इस कविता का वो है, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि जब लक्ष्मीबाई विवाह करके झांसी के महलों में आई तब उनका भाग्य प्रकट हुआ, चमक उठा भाग्य उनका। ऐसा लगता था जैसे प्रसन्नता से भरे महल में प्रकाश फैल गया हो, उदित हो गया हो, प्रकट होना। किंतु समय का ऐसा चक्र चला कि महल में दुख की काली घटा आ गई। ऐसा लगा जैसे विधाता को भी रानी के तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां अच्छी नहीं लगी।
तीर चलाने वाले कर, कर अर्थात हाथ, हाथों में जो कि तीर चलाने वाले हाथ थे, उसमें रानी का जब विवाह हुआ तो उन्होंने चूड़ियां पहन ली। तो ऐसा लगा कि जैसे भगवान को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो हाथ तीर चलाने के थे और उसमें चूड़ियां भगवान को भी पहनना अच्छा नहीं लगा कि रानी उसमें चूड़ियां पहने, ये भगवान को भी अच्छा नहीं लगा। तो राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। तो इसी का कारण था कि उनको अपने हाथों की चूड़ियां उतारनी पड़ी। तो यहाँ कवित्री कह रही हैं क्योंकि वो तीर चलाने वाले हाथ थे तो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान को भी ये सब अच्छा नहीं लगा। ऐसा करते हुए भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई, राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। कवित्री कहती हैं कि राजा गंगाधर राव निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि उनकी असमय ही मृत्यु हो गई थी। रानी गहरे शोक में डूब गई। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों से मुंह से सुनी थी। आगे लक्ष्मीबाई के रानी बनकर आने से झांसी के महलों में बहुत प्रसन्नता छा गई थी। काल की गद्दी के द्वारा रानी के विधवा होने की परिस्थिति उत्पन्न किया जाना ही समय की काली घटा घेरना है। काली घटा घेरना यानी कि बहुत मुसीबतें आ जाना। तो उस समय झांसी के महल में मुसीबत आई थी, राव गंगाधर की मृत्यु हो गई थी। जिसकी कोई संतान नहीं हो उसे कहते हैं निसंतान। तो राजा जी जो हैं राव गंगाधर तिलक, वो निसंतान मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। आगे का जो पद्यांश है वो है, बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने पर ब्रिटिश गवर्नर शासक लॉर्ड डलहौजी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस समय भारत में एक कुटिल नीति चलाई हुई थी, जिसके अनुसार जिस राज्य का उत्तराधिकारी जीवित नहीं रहेगा वह या कोई उत्तराधिकारी ही नहीं होगा तो उस राज्य का उत्तराधिकारी ब्रिटिश शासक होगा। ऐसी उसने एक नीति चला रखी थी, नियम बना रखा था। तो अपनी नीति के अनुसार अब वो ऐसा ही हो गया था, क्योंकि झांसी में राव गंगाधर की मृत्यु हो गई थी और उनके कोई संतान भी नहीं थी। तो अपनी नीति के अनुसार उसे झांसी के राज्य को छीनने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने तुरंत ही ब्रिटिश फौजें भेजकर झांसी के किले पर ब्रिटिश शासन का झंडा फहरा दिया। इस प्रकार लावारिस झांसी का ब्रिटिश राज्य वारिस बन बैठा। कवित्री कहती हैं कि रानी अश्रु युक्त आंखों से वीरान झांसी को देख रही थी। शोक संतप्त रानी की कहानी हमने बूंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी थी कि वह मर्दों के वेश में युद्ध करने वाली रानी थी। झांसी का दीप कवित्री द्वारा झांसी के राजा को कहा गया है। उनकी मृत्यु हो जाने से झांसी के राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। डलहौजी ने नियम बना रखा था कि जिस भारतीय राजा के कोई संतान नहीं होगी, उनकी मृत्यु हो जाने पर उनका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। झांसी में उसे यही अवसर मिल गया था, क्योंकि राव गंगाधर के कोई पुत्र संतान नहीं थी और उनकी असमय मृत्यु हो गई थी। राजा की मृत्यु के बाद संतान न होने से झांसी राज्य लावारिस उत्तराधिकारी रहित हो गया था। ब्रिटिश गवर्नर ने उसका वारिस बनकर झांसी पर अपना अधिकार कर लिया था। आगे का जो पद्यांश है वो है, अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजा और नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि राजा के मरने के पश्चात डलहौजी ने जबरदस्ती झांसी पर ब्रिटिश राज्य का कब्जा करवा दिया। रानी ने उससे बहुत प्रार्थना की, लेकिन उसने एक न सुनी। जब ब्रिटिश अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारत में व्यापार करने और अपनी रक्षा के लिए भारतीय राजाओं से दया की प्रार्थना की थी, लेकिन ब्रिटिश राज्य शासन इतना क्रूर और चालाक था कि उसने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करके भारत का रंग ही बदल दिया था, रूप ही बदल दिया था।
उसने भारतीय राजाओं और नवाबों को अपने पैरों तले रौंद दिया था, उनका राजपाट छीनकर उनको ही राज्यों के बाहर कर दिया था। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इस पद्यांश में इस कविता के अंदर कहती हैं कि रानी अर्थात लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, वह झांसी पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा हो जाने के कारण अब दासी के समान हो गई थी। जो रानी बन के आई थी वो राजा की मृत्यु के बाद में वहां का उत्तराधिकारी कोई नहीं था, तो इस कारण से अब वो दासी के समान हो गई थी। और जो दासी महारानी विक्टोरिया बनकर भारत आई थी, अर्थात भारतीयों की कृपा पाकर व्यापार करने के बहाने भारत आई थी, अब वह झांसी की महारानी बन बैठी थी। समय की गति की ऐसी कहानी हमने बुंदेले लोक गायकों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की वह रानी पुरुषों की भांति युद्ध करती थी। डलहौजी द्वारा बनाए गए कानून की आड़ में अंग्रेज भारतीय राज्यों की प्रार्थनाओं पर ध्यान न देकर उनके राज्यों पर कब्जा कर रहे थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत में व्यापार करने आए थे और भारतीय राजाओं से दया मांगा करते थे। डलहौजी ने कानून बनाया था कि जिस भारतीय शासक के कोई संतान नहीं होगी, उसके मरने पर उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। इसी कानून की आड़ में उसने अंग्रेजी राज्य को खूब बढ़ाया। तो इस तरह से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने हर बोलों के मुंह से ये सारी बातें, ये सारी कहानी सुनी थी। आगे का जो पद्यांश है वो है, छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में कहती हैं कि व्यापार के बहाने भारत में आए विदेशियों अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली पर अधिकार किया। इसके बाद बहुत आसानी से उन्होंने लखनऊ पर भी कब्जा कर लिया। बिठूर के पेशवा बाजीराव को कैद करके बिठूर पर भी अधिकार कर लिया। नागपुर पर भी हमला कर दिया। अंग्रेजों ने उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक पर भी अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि सिंध, पंजाब, ब्रह्मा जिसका वर्तमान बर्मा देश नाम है, बर्मा है, वहां पर भी अंग्रेजों ने भयंकर हमले किए। बंगाल और मद्रास की भी यही स्थिति थी। कवित्री कहती हैं कि ऐसे समय में मर्दों के वेश में अंग्रेजों से युद्ध करने वाली उस झांसी की रानी की कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से सुनी थी। रानी लक्ष्मीबाई की जो वीर गाथाएं थी वो हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से सुनी थी। अंग्रेजों ने मुगलों की राजधानी दिल्ली पर और नवाबों की राजधानी लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। राजस्थान का उदयपुर, दक्षिण के तंजौर, कर्नाटक और मद्रास तथा सिंध, पंजाब, बंगाल और बर्मा पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों ने छल, बल और मनमानी से भारतीय राजाओं और नवाबों के राज्यों पर अधिकार कर लिया था। बिठूर में अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव को भी कैद कर लिया था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने भारत पर के अधिकतर क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया था और उस स्थिति से निपटने के लिए रानी लक्ष्मीबाई, मर्दों के वेश में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया था। तो आज हम इस वीडियो में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आगे की जो कविता है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।